देखो स्टार्ट करते हैं अभी। जैसे इस जो चैप्टर का नाम है एनसीईआरटी का अकॉर्डिंग वो है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, तो दो टॉपिक इसमें दिया गया है। ऐसे तो ये ध्यान रखना है कि चैप्टर 4 और जो 5th चैप्टर है वो आपस में रिलेटेड है। जैसे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आपस में रिलेटेड है, वैसे ही चैप्टर 4 और 5th आपस में रिलेटेड है। तो ये चीज को ध्यान रख के चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे पहला पार्ट इसका दिया गया मूविंग चार्ज और दूसरा मैग्नेटिज्म। तो मूविंग चार्ज कहने का मतलब जो हम लोग पहला चैप्टर पढ़ते थे चार्ज वो रेस्ट पे रहता था, अब वो चार्ज मूव कर रहा होगा। और इससे रिलेटेड अगर हम बात करें तो हम लोग 3rd चैप्टर में देखे थे, करंट वाले चैप्टर में इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था वहां पे। जैसे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करते रहते हैं। तो उस चैप्टर का जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है मूविंग चार्ज वो यहाँ पे हम पढ़ने वाले। और दूसरा मैग्नेटिज्म कहने का मतलब होता है मैग्नेट से रिलेटेड बात करने का, ठीक है। तो इस चैप्टर को कंबाइंडली हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज को हम ध्यान रख सकते हैं कि इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म ऐसे करके लिखा रहता है कई बुक में, ठीक है। ये जो पूरा यूनिट है चैप्टर 4th ये तो लिखा हूं मैं, और इसके आगे चैप्टर 5th है, ये दोनों आपस में रिलेटेड है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक से। तो जो चार्ज होगा इसमें मूविंग चार्ज कहने का मतलब क्या होगा, चार्ज इज प्रणाम चार्ज इज मूविंग ये विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। चार्ज इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये वर्ड का ध्यान रखना है कि हम जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं मूविंग चार्ज, इस मूविंग चार्ज का मतलब होता है चार्ज इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट बता दे रहा हूँ कि जैसे हम लोग जब चैप्टर पढ़ते हैं ना, कोई भी चैप्टर हो, लाइव क्लास में भी बोला करो तुम लोग, ठीक है। अगर नहीं बोलोगे तो मैं बोलते रह जाता हूँ और कोई आउटपुट नहीं आता दिखता है, ठीक है। वो अलग बात है, तुम लोग को समझ में आ रहा होगा, लेकिन रिस्पॉन्स भी देना है, तभी जाके और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब जैसे हम बैठे रहेंगे सिर्फ लिखते रहेंगे तो दिक्कत होगा। तो कोशिश करना है, यहाँ पे कोई हेजिटेशन का बात नहीं है, ठीक है। 7-8 लोग रहते हैं बैच में, तो कोशिश करना है कि हर एक चीज जो पूछा जाए वो बोले, ठीक है। बोलने से ही हर एक पॉइंट के बारे में, क्या पता तुम उससे रिलेटेड गलत कुछ सोच रहे हो, ठीक है, तो वो भी क्लियर हो जाता है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि जब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मूविंग चार्ज, इसका मतलब ध्यान रखें कि चार्ज इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहने का मतलब क्या होता है ये भी समझ सकते हैं कि इसका जो यूनिफॉर्म कहने का मतलब हम सीधा समझ सकते हैं कांस्टेंट होता है, ठीक है, ठीक है। मतलब एक्सीलरेशन जो होगा वो कैसा हम बोल सकते हैं कि एक्सीलरेशन इसका 0 होगा, ठीक है। एक्सीलरेशन क्यों 0 होगा, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी वर्ड का मतलब क्या होता है कि v फाइनल माइनस एक्सीलरेशन हम कैसे लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम लिखते हैं। तो एक्सीलरेशन हम लिख सकते थे यहाँ से v माइनस यू बाई टी। तो फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी सेम होगा क्योंकि यूनिफॉर्म है, तो जो एक्सीलरेशन आता है वो 0 होता है। अगर एक्सीलरेशन 0 नहीं होगा तो वो हम अलग से एक चैप्टर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो इस एनसीईआरटी के फर्स्ट पार्ट ऑफ द बुक का लास्ट चैप्टर है। वहां पे एक्सीलरेटेड के बारे में भी पढ़ेंगे, हालांकि थोड़ा बहुत यहाँ पे भी मैं इंफॉर्मेशन दूंगा। तो हम पहले समझे जो मूविंग चार्ज है, इस मूविंग चार्ज के बारे में पहला चीज ध्यान रखना है कि चार्ज इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर कांस्टेंट होता है, उसका जो वेलोसिटी होगा कांस्टेंट। और ये ध्यान रखना है वेलोसिटी कहने का मतलब होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट हो, उस समय का हम बात कर रहे होंगे। तो चार्ज यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, और इसके कारण से जो इफेक्ट पढ़ने को हमें मिलता है वो होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा एंड मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। क्या क्या होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज के आने से ही हो जाता है, चार्ज अगर रेस्ट पे रहता था तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखते थे हम, क्योंकि चार्ज मोशन में है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा। तो हम लोग जब स्टार्ट करते हैं पढ़ना तो ये देखते हैं कि पहले तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ के आए हैं, तो हम पहले पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड, उसके बाद दोनों का कंबाइंड भी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को कंबाइंड करके भी पढ़ने वाले। तो थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, मतलब ऐसे हम देखें तो बहुत ज्यादा टॉपिक्स नहीं है, लेकिन समझने के लिए बहुत ज्यादा चीज है।
लेंदी कहने का मतलब हम सीधा बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स चैप्टर है अपने आप में, कि बहुत सारा चीज यूज होगा। हाँ, लेकिन ये बेनिफिट है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड बहुत कम चीज इसमें यूज आएगा पुराना, तो एकदम फ्रेश सा चैप्टर है जिसको हम अच्छे से पढ़ सकते हैं, और स्कोरिंग भी है। मैग्नेटिक वाला जो चैप्टर होता है इसमें तो हम ध्यान रखें चैप्टर 4th और 5th को कंबाइन पढ़ने वाले एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो अपने आप में ये ज्यादा होता है। और इन दोनों से रिलेटेड चैप्टर 6 होता है, तो मतलब ये समझ के चलो कि ये सारा जो बात मैं अभी बोलना शुरू कर रहा हूँ, अभी से लेके चैप्टर 4th में भी पढ़ेंगे, 5th में भी पढ़ेंगे और 6th में भी पढ़ेंगे, तो एकदम अच्छे से अभी से पढ़ ले, ताकि यहाँ 5th चैप्टर में भी दिक्कत न हो और 6th में भी दिक्कत न हो। अभी वाले में तो दिक्कत नहीं होता है, 5th और 6th में दिक्कत आता है क्योंकि पुराना चीज भी पूछा जाता है उसमें, तो एकदम फोकस्ड होकर पढ़ना है ताकि हमें हर एक पॉइंट समझ में आए। तो ये चीज ध्यान रखना है कि चार्ज अगर मूव कर रहा होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू जीरो, मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से डिनोट करते हैं। ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इसको बी से डिनोट किया जाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि चार्ज हमारा मूव कर रहा है। अब थोड़ा सा हम ये ध्यान रखते हैं, जो मैग्नेटिज्म वाला जो टॉपिक है वो मैग्नेट से रिलेटेड, और मूविंग चार्ज में भी कहीं ना कहीं मैग्नेट का बात आता है या मैग्नेटिक फील्ड का बात आता है। तो पहले तो ये इंट्रोडक्शन लिख लो इसमें। अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे मूविंग चार्ज के बारे में। इंफॉर्मेशन में दे दिया कि मूविंग चार्ज क्या होता है। दूसरा होता है यहाँ पे मैग्नेटिज्म क्या होता है, इस वर्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो पहला हमने देखा मूविंग चार्ज के बारे में, अब हम देखते हैं कि मैग्नेटिज्म होता क्या है। तो जैसे हम यहाँ पे देखें मैग्नेटिज्म वर्ड का मतलब क्या होता है, हम लोग ये थोड़ा सा पहले से भी जानते हैं। किसी मैग्नेट का मतलब क्या होता है, अगर एक मैग्नेट है हमारे पास, तो मैग्नेट क्या करता है, किसी आयरन नेल्स वगैरह को अट्रैक्ट करता है, या फिर अगर हम किसी दूसरे मैग्नेट को उसके पास मिलाते हैं तो वहां पे रिपल्सन भी होता है। सभी लोग को पता होगा, मान लो ये मैग्नेट है, ठीक है, इस मैग्नेट के आसपास में अगर हम आयरन नेल को लाएं या फिर किसी ऐसे मेटल्स को ले आते हैं तो वहां पे अट्रैक्शन होता है, ठीक है। अगर इस मैग्नेट के पास मैं दूसरे मैग्नेट को लाऊंगा तो रिपल्सन भी होगा। इट मींस मैग्नेटिज्म जो हम वर्ड पढ़ने वाले हैं ये बेसिकली एक प्रॉपर्टी है। मैग्नेटिज्म क्या है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मैग्नेट से रिलेटेड होगा उसका हम बात करें, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय विच it attracts or repel other body, ठीक है। या तो वो अट्रैक्ट कर रहा होगा, किसको अट्रैक्ट करता है, आयरन नेल्स या फिर इससे रिलेटेड मेटल होगा कोई, उसको अट्रैक्ट करता है। रिपेल किसको करता है, दूसरे मैग्नेट को ले आएंगे तो उसको रिपेल करेगा, या फिर उसको भी अट्रैक्ट कर सकता है। वो तो पोल पे डिपेंड होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये क्या होता है, मैग्नेटिज्म जो टॉपिक है वो क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है, किसका होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का, बाय विच इट अट्रैक्ट्स, अट्रैक्ट्स का मतलब समझ में आ गया होगा, और रिपेल अदर बॉडी, दूसरे मैग्नेट से रिलेटेड को या तो अट्रैक्ट कर रहा होगा या रिपेल कर रहा होगा बाय अ स्पेशल प्रॉपर्टी, किसी स्पेशल प्रॉपर्टी के कारण से, ठीक है। और ये स्पेशल प्रॉपर्टी हम पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले होते हैं, कि जो स्पेशल प्रॉपर्टी होता है मैग्नेट से रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके बारे में, कि उसके कारण से वो या तो अट्रैक्ट करता है किसी ऑब्जेक्ट को या फिर रिपेल करता है किसी ऑब्जेक्ट को। तो ये चीज को हम ध्यान में रखेंगे कि अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों होता है किसी भी स्पेशल प्रॉपर्टी, और इस स्पेशल प्रॉपर्टी को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले। तो इसको नोट कर लो।
अब जैसे देखते हैं, ये तो हो गया इसका स्पेशल प्रॉपर्टी के कारण से, ये सब डेफिनेशन है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये एग्जाम में पूछेगा, लेकिन ये एकदम बेसिक होता है, जिसके कारण से हम पूरा चैप्टर समझ सकते हैं कि क्या क्या होने वाला है इसमें। अब जैसे देखते हैं, एक नॉर्मल हम जो बार मैग्नेट के बारे में पढ़ के आए हुए हैं क्लास 10th में थोड़ा बहुत, उससे रिलेटेड फिगर बनाते हैं। जैसे ये अगर एक मैग्नेट है, ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल। जो सिंपल मैग्नेट होता है, जैसे ये बार मैग्नेट का एग्जाम्पल, इसमें एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा, ठीक है। अब यहां से यहाँ का जो लेंथ होता है, इस लेंथ को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ बोलते हैं। मैग्नेट का जो लेंथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। किसी भी मैग्नेट को, चाहे वो छोटा सा पीस हो या बड़ा सा पीस हो, उसमें दो पोल्स होंगे, एक का नाम होता है नॉर्थ और दूसरे का नाम होता है साउथ पोल, ठीक है। और यहाँ पे अगर इसका जो पोल स्ट्रेंथ होता है, यहाँ पे इन दोनों पॉइंट को अगर हम मिलाएंगे, तो यहां से यहाँ का जो लेंथ होता है इसको बोला जाता है पोल लेंथ, ठीक है। एल एम से डिनोट करते हैं। जो पूरा लेंथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल लेंथ, और इसको हम बोलते हैं एल एम। एल एम कहने का मतलब क्या होता है, इस वाले को हम बोलते हैं पोल, एक नॉर्थ पोल है और दूसरा साउथ पोल है। तो हम अगर मैग्नेट का बात करें, तो अ मैग्नेट है टू पोल्स, ठीक है। पहला क्या होता है, नॉर्थ पोल, और दूसरा होता है साउथ पोल। और यहाँ पे जो एल जी है, इसका मतलब होता है ज्योमेट्रिकल लेंथ, ठीक है। ये लिखो। और ये वाला जो एल एम लेंथ होता है, इसका नाम होता है मैग्नेटिक लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ, ठीक है। जो पूरा लेंथ होगा, ज्योमेट्रिकल लेंथ, समझ में आ रहा होगा, जो भी मैग्नेट है उसका जो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस होगा, इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ। और इनके जैसे नॉर्थ पोल होगा कहीं ना कहीं पे एग्जिस्ट कर रहा होगा और कहीं पे साउथ पोल, ऐसा हम डिनोट करते हैं। तो ये नॉर्थ पोल के सेंटर से साउथ पोल के सेंटर के बीच का जो लेंथ होगा, इसको हम लिखते हैं मैग्नेटिक लेंथ, ठीक है। और ये वाला जो लाइन है, इसका ये वाला लाइन, ठीक है, इस लाइन को बोला जाता है एक्सियल लाइन, ठीक है। जो एक्सिस वाले लाइन पे होगा, मैग्नेट का ये एक्सिस होता है, ठीक है। तो एक्सिस वाले लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन बोलते हैं। और उसके मिड पॉइंट से जो परपेंडिकुलर लाइन होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन। तो ये सब चीज कुछ ध्यान रखना है। जैसे किसी भी मैग्नेट में दो पोल होगा, एक तो नॉर्थ बोलेंगे दूसरा साउथ बोलेंगे, उनके बीच का जो ये वाला लेंथ होगा, एंड टू एंड जो कॉर्नर्स हैं उनके बीच का जो लेंथ होता है, उसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ। यहां से इसका जो मिड पॉइंट है नॉर्थ का और जो साउथ का, इनके बीच का जो लेंथ होगा उसको हम बोलते हैं एल एम। एल एम कहने का मतलब होता है मैग्नेटिक लेंथ, ठीक है। ये वाला लाइन जो होता है इसको एक्सिस लाइन बोलते हैं और ये वाला को इक्वेटर, तो इसका नाम क्या हो जाता है, एक्सियल लाइन। इस वाले का नाम क्या होता है, इक्वेटोरियल। अब देखो, जैसे तुम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज वाले चैप्टर में, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ऐसा कुछ हम पढ़ के आए थे डाइपोल के बारे में, माइनस क्यू चार्ज और क्यू चार्ज के बीच का जो सेपरेशन होता था। तो वैसे ही मैग्नेट में क्या होता है कि पोल्स होते हैं, एक को नॉर्थ पोल बोलते हैं और एक को साउथ पोल। इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल को भी हम पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसा बोल सकते हैं। और नॉर्थ पोल को बोला जाता है पॉजिटिव पोल, और जो साउथ पोल होता है उसको बोला जाता है नेगेटिव पोल। बिल्कुल बेसिक है, इसको हम ध्यान में इसलिए रखेंगे कि ताकि आगे कहीं पे अगर इससे रिलेटेड कुछ भी बात हो तो हम समझ सकते हैं वहां पे। तो ये जो नॉर्थ पोल होता है इसको कैसा कंसीडर किया जाता है, पॉजिटिव, और जो साउथ पोल है उसको कैसा कंसीडर किया जाता है, नेगेटिव। तो ये वाला ध्यान रखेंगे कि ये वाला पॉजिटिव होता है और ये वाला नेगेटिव। तो ये बेसिक पार्ट को लिख लो।
अब देखो, ये तो मैग्नेट के बारे में हो गया। कौन सा मैग्नेट है ये भी ध्यान रखना है, बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल, और ये थोड़ा पॉइंट, थोड़ा सा हम ये ध्यान रख सकते हैं। अब जैसे देखो, अगर, हाँ बताओ, हाँ ये ध्यान रखना है, ऐसा नहीं नॉर्थ का मतलब होता है पॉजिटिव और जो साउथ होता है इसका मतलब नेगेटिव होता है, ठीक है। ऐसे इसमें पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल का बहुत ज्यादा बात नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी अगर कोई पूछे पॉजिटिव कौन है, तो पॉजिटिव पोल को बोला जाता है नॉर्थ पोल और नेगेटिव पोल को बोला जाता है साउथ पोल। अब पहले तो हम ये समझते हैं कि पिछले साल के सिलेबस में इस मैग्नेट से रिलेटेड बहुत सारा बात पढ़ना था, ठीक है, लेकिन इस साल के सिलेबस में उस टॉपिक को टोटली रिमूव किया गया। जो 4th चैप्टर है इसमें से बहुत बड़ा पार्ट एक रिमूव किया गया जो इस बार नहीं पढ़ना है। तो इस बार मैं उतना ही बता रहा हूँ जिसका काम है आगे, जैसे मैग्नेट से रिलेटेड जो पढ़ना है उसमें जो काम है वो बता रहा हूँ, जो रिमूव किया है वो वाला पार्ट नहीं बता रहा, नहीं तो उसमें बहुत सारा चीज पढ़ना होता है। जैसे मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल बताता हूँ जो जो रिमूव किया गया है। जैसे अगर किन्हीं को याद होगा, एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट चैप्टर फर्स्ट में डाइपोल में भी आया था। जैसे ये फॉर्मूला सभी को याद रहता है, E इक्वल्स टू 2 kp/r³ या फिर E इक्वल्स टू kp/r³। ये आता था एक्सियल के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था, और ये आता था इक्वेटोरियल के लिए। तो ऐसा मैग्नेट में भी फॉर्मूला आता है, लेकिन इस बार वो सारे टॉपिक को हटा दिया गया, तो हम पढ़ेंगे ही नहीं। जैसे मैं समझा रहा हूँ डाइपोल का बात क्यों करते हैं, ये होता था इलेक्ट्रिक डाइपोल, जब एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज को किसी सेपरेशन से हम रखते थे, स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट करके रखते थे, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज को, तो आता था वहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैसे ही अगर हम ध्यान से देखें तो नॉर्थ पोल अगर पॉजिटिव है और साउथ पोल नेगेटिव है, तो ये भी तो एक छोटा सा डाइपोल हो गया। लेकिन कैसा डाइपोल होता है ये, मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। जब किसी भी एक बार मैग्नेट को हम किसके तरह से समझ सकते हैं, दिस बार मैग्नेट बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। तो ये पॉइंट एक लिखवा भी दे रहा हूं, बार मैग्नेट बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल के तरह बिहेव करता है, ठीक है। अब डाइपोल का मतलब हम समझते हैं, अगर इलेक्ट्रिक होगा तो वहां पे चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, उनके बीच का सेपरेशन कम होगा। बार मैग्नेट या मैग्नेट से रिलेटेड बात करेंगे तो जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल उनके बीच का सेपरेशन कम ही होता है जनरली, तो इनको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल बोलते हैं। तो इससे रिलेटेड हमें इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है कुछ, बस ये टॉपिक हम ध्यान में रखेंगे। अब देखते हैं, हमने मैग्नेट के बारे में पढ़ा, तो अब ऐसा हम देखते हैं जनरल लाइफ में भी देखते हैं, अगर किसी मैग्नेट के नजदीक में हम किसी आयरन नेल को लाते हैं तो वो अट्रैक्ट कर जाता है अपने आप, हम उसमें टच करें या नहीं करें, अगर एकदम पास में ले आएंगे तो वो अपने आप अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। और अगर हम किसी दूसरे मैग्नेट को एकदम पास में लाने का कोशिश करें, मान लो नॉर्थ पे नॉर्थ को ही जा रहे होंगे, तो वहां पे रिपल्सन होता है। जैसे हम लोग बचपन में ये करके बहुत देखे हुए कि नॉर्थ के सामने एक दूसरे मैग्नेट को लाते हैं तो एकदम से चिपकता नहीं, लेकिन साउथ के पास में ही लाते हैं तो वो अट्रैक्ट करके चिपक जाता है, ठीक है। तो ये सब किसके कारण से होता है, तो यहाँ पे आता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जो भी मैग्नेट होता है या मैग्नेट ऐसा बिहेव करने वाला, उसके पास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, इट इज अ रीजन अराउंड अ magnet, it is a region around a magnet where we experience magnetic force, मैग्नेटिक फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ समझते हैं, जैसे मान लो किसी मैग्नेट के पास में मैं आयरन नेल को लाऊं यहाँ पे, तो ये अट्रैक्ट होता है। क्यों अट्रैक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे आसपास में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। वो क्या कर रहा है, इस पे फोर्स लगाता है आयरन नेल पे, और वो आयरन नेल का मास कम होता है तो अट्रैक्ट हो जाता है इससे। तो मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या हुआ, इट इज अ रीजन अराउंड अ मैग्नेट, क्योंकि हम मैग्नेट से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो मैग्नेट के आसपास में जो रीजन होगा जहां पे मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो सारा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। तो ये होता है मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन। हालांकि हमें इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज पढ़ना होता है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ, इसका दो नाम होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं हम, या फिर हम इसको बोलते हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स।
मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, पहला क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या तो हम मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं या फिर इसी का एक और नाम होता है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। जैसे हम वहां पे बात करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड का और दूसरा बात करते थे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस का, तो वहां पे शॉर्ट फॉर्म में हम नाम लिखते थे इलॉफ, यहाँ पे क्या लिखेंगे MLOF। MLOF का मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का ही मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो हम प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड की। इससे रिलेटेड देखते हैं क्या क्या हो सकता है यहाँ पे। तो सबसे पहला पार्ट हम ध्यान रखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है ये बनता कैसे, या फिर इस जैसे वहां पे हम याद रखते थे जैसे यहाँ भी याद रख सकते हैं। पहला पॉइंट इसमें याद रखेंगे कि जैसे मान लेते हैं ये मैग्नेट है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या MLOF मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, या फिर मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों का मतलब समझ ले। MF करने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, मैग्नेटिक फोर्स भी बोला जाता है कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म हम लोग लिखने का तरीका जनरेट किए थे। MLOF का मतलब एक ही होता है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल से इमर्ज करता है। ठीक है, एंड एंड्स एट साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट। अगर हम मैग्नेट का अंदर का बाहर का बात करें, आउटसाइड द मैग्नेट कहने का मतलब बाहर का, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो होते हैं वो नॉर्थ पोल से निकलते हैं और साउथ पोल की ओर जाते हैं। कहां से निकलेंगे, नॉर्थ पोल से निकलेंगे, साउथ पोल की ओर जाएंगे। जितना भी होगा जो निकल रहा है वो तो एंटर करेगा, चाहे नीचे से जाए चाहे ऊपर से जाए, कहीं से भी जाए। ठीक है, नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में एंटर करता है। कहां पे, आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के बाहर ऑलवेज नॉर्थ पोल से निकलेगा और साउथ पोल पे जाएगा, जितने भी हैं वो सारे। ठीक है, और पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होता है, इनसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर, जैसे यहां पे कहां से कहां तक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ से निकल के नॉर्थ में जाते हैं। कहां पे, इनसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर। यहां से निकलेगा नॉर्थ, यहां से निकला, यहां से निकलेगा, ये सारा ऐसा। तो ये सारे का डायरेक्शन अंदर में, इनसाइड द मैग्नेट क्या होता है, साउथ से निकल के नॉर्थ में जाता है, और बाहर में क्या होता है, नॉर्थ से निकल के साउथ में जाता है। तो अब ध्यान से देखोगे तो जो नॉर्थ से निकला था वो साउथ में गया बाहर, और साउथ से नॉर्थ में हुआ अंदर। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कैसा बनाते हैं, दे फॉर्म्स क्लोज्ड लूप। कैसा लूप बनाते हैं वो लोग, क्लोज्ड लूप बनाते हैं। कौन, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्थ से निकल के साउथ में जाएगा बाहर, और अंदर में साउथ से नॉर्थ। ऑलवेज ये चीज ऑलवेज ध्यान रखना है कि बाहर में ये होता है, अंदर में ये होता है। और ये तीसरा पॉइंट है, दे फॉर्म्स क्लोज लूप। क्लोज लूप बनने का मतलब कंप्लीट लूप होता है। लूप कहने का मतलब जहां से स्टार्ट होता है वहीं पे खत्म हो। अगर मान लो यहां से स्टार्ट हो रहा है तो यहां से यहां हुआ और यहां से यहां। अब ये सब जो हम पढ़ते हैं इसको हम चाहे तो पहले चैप्टर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़े थे उससे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा सा मैं बताता हूँ कैसे कंपेयर करना है, ताकि हम थोड़ा सा रिलेट कर सके। जैसे वहां पे होता था पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो पहला पॉइंट वहां पे हम पढ़े थे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलते हैं। ठीक है, पॉजिटिव से निकलते हैं और कहां पे जाते हैं, नेगेटिव पे एंटर करते हैं। ठीक है, नेगेटिव पे एंटर, तो पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। लेकिन जो चार्ज होता है उसमें नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर नहीं आता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव ही जाते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं आते हैं। लेकिन मैग्नेट में थोड़ा सा अंतर है, नॉर्थ से निकल के साउथ में भी जाते हैं और अंदर साउथ से नॉर्थ में भी आते हैं। तो ये चीज यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखो इस पॉइंट से हमें एक चीज क्या फायदा मिलता है कि हम किसी भी मैग्नेट में अगर ये नॉर्थ और साउथ पता है तो मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन बना सकता हूँ। अगर मान लो हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पता है तो हम उसका नॉर्थ और साउथ पोल बता सकते हैं।
जैसे मान लो ये नहीं पता होता कि नॉर्थ है या साउथ है, तो हमें ये तो पता चल रहा है एरो से कि ये नॉर्थ से निकल के साउथ में जा रहा है, मतलब हमें पहले से पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलता है और साउथ में जाता है, ठीक है। तो नॉर्थ से निकलेगा और साउथ में जाएगा, तो अगर यहाँ से निकल रहा है तो ये कौन सा पोल होगा, नॉर्थ, और यहाँ एंटर कर रहा है तो कौन सा पोल होगा, ये साउथ। अगर मैं अंदर का देखूं तो अंदर क्या होगा, साउथ से निकल के नॉर्थ की ओर जा रहे होंगे सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हम याद रख सकते हैं इसका। ये तो 3 पॉइंट हुआ, इससे आगे देखते हैं और सारा पॉइंट्स। अब 14 पॉइंट ये याद रखेंगे कि ये जितने लाइंस हम बन रहे हैं ना, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये सारे जो होते हैं ये इमेजिनरी लाइंस होते हैं। जैसे हम मैग्नेट देखते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, क्या हम वहां पे ऐसा लाइंस देखते हैं, नहीं देखते हैं वहां पे। ये तो फील करने की बात है कि ऐसा होता है वहां पे, लेकिन ये वाला एग्जैक्ट मतलब ये सारे इमेजिनरी लाइंस हैं। यहाँ पे जितने लाइंस निकलेंगे वो सारे क्या होंगे, दे आर इमेजिनरी लाइंस, दे आर इमेजिनरी लाइंस, ठीक है। और किसी पॉइंट पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन बनाना होगा, किसी भी पॉइंट पे, लेट्स एज्यूम हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन बनाना है, तो हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ MLOF लिख रहा हूं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट is given by drawing tangent at that point, by drawing tangent। tangent सभी को पता होगा, मैथ्स वाले को अच्छे से पता होता है, जो बायो वाले हैं उनको ध्यान रखना है कि किसी पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन हम खींचते हैं, जैसे यहाँ पे है तो हम स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो ये क्या देगा, टेंजेंट देगा, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एट एनी पॉइंट इज गिवन बाय ड्रॉइंग टेंजेंट एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो इमेजिनरी लाइंस होता है, दूसरा क्या है, हमें टेंजेंट ड्रॉ करना होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को बताने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वो आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे जितने लाइन से अगर फिगर सही से बनाए तो कोई किसी से इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं करता है सारे पॉइंट्स, ये ध्यान रखना है। एकदम पास से होके गुजर जाएंगे, एकदम पास से होके, लेकिन वहां पे इंटरसेक्शन नहीं होगा, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। और ऐसा हम वहां पे भी पढ़ के आए थे कि दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। अगर करेंगे तो एक ही पॉइंट पे, मान लो कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा था। अगर हम इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट क्या होगा, इसके लिए ऐसा कुछ होगा और इसके लिए ऐसा, तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो गया ना, तो इसलिए कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं आपस में, तो दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये सारा पॉइंट्स हम लोग को सीधा याद रखना है। एक पॉइंट और है इसमें, वो भी लिखवा दे रहा हूं कि जैसे अगर मान लो जहां पे जितना अधिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा। स्ट्रेंथ कहने का मतलब अगर मान लो यहाँ पे से 100 लाइंस गुजर रहे होंगे तो, और दूसरे पे से 50, तो 100 वाले का मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो होगा वो ज्यादा होगा, और जिसमें कम होगा उसमें कम। तो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, strength of magnetic field, strength of magnetic field is directly proportional to number of field lines। जितने ज्यादा फील्ड लाइंस होंगे, मतलब जितने ज्यादा यहाँ पे ऐसा कुछ होगा उतना ज्यादा स्ट्रेंथ होगा, और जितना कम होगा फील्ड लाइन उतना कम स्ट्रेंथ होगा। स्ट्रेंथ कहने का मतलब है मैग्नीट्यूड, ऐसा समझ सकते हो। तो स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होता है, जहां पे फील्ड लाइंस अधिक होंगे वहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, जहां पे फील्ड लाइंस कम होंगे वहां पे स्ट्रेंथ कम होगा। तो ये छोटा छोटा पॉइंट है जो बेसिक हम याद रख सकते हैं। क्यों याद रखेंगे, एक तो एग्जाम में पूछता है,
और दूसरा आगे जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसमें काम देने वाले हैं, तो इसलिए याद रखेंगे। तो देखो ये सारा था, बेसिक था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। अब यहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, जिसके लिए हमें क्रॉस प्रोडक्ट का सारा डिटेल्स होना चाहिए। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जब हम निकालते हैं तो कैसे कैसे निकाल सकते हैं वो सारा हमें समझना होगा इस वाले टॉपिक में। तो यहाँ पे हेडिंग हम लोग डाल देते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर का जो जितना भी फॉर्मूला है वो सारा क्रॉस प्रोडक्ट पे वैलिड है, ठीक है, मतलब उसको सॉल्व करने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए। तो हम क्रॉस प्रोडक्ट को पहले सीखेंगे, लास्ट क्लास में भी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया था, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफाइड हम लोग रूल पढ़ेंगे, जिसका रूल अगर हमें लिखने के लिए भी आ जाए, मतलब डायरेक्ट नहीं आता है लिखने के लिए, कहीं कहीं पे एक्सप्लेन करना होगा कि कैसे दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट ये है। जैसे मान लेते हैं हम लिख रहे हैं यहाँ पे ए क्रॉस बी, ठीक है, तो ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट आएगा उसके बारे में हमें डिटेल में नॉलेज होना चाहिए। तो इससे रिलेटेड हम बात करते हैं। तो टॉपिक का हेडिंग डाल लें क्रॉस प्रोडक्ट और इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले जो वेक्टर होता है उसमें दो प्रोडक्ट आता है, एक तो डॉट प्रोडक्ट और दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट। हम लोग को पढ़ना है क्रॉस प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी लिख रहे हैं तो हम लिखते हैं ए बी साइन थीटा एन, ऐसा लिखते हैं। ए बी साइन थीटा ये वाला जो पार्ट है ये मैग्नीट्यूड देता है, और एन कैप क्या होता है, इट इज अ नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वर्ड का ही होता है परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, इट इज अ नॉर्मल वेक्टर, ब्रैकेट में लिख सकते हो परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, ठीक है, ये लिख सकते हैं। ये नॉर्मल वेक्टर होता है किसके परपेंडिकुलर, तो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर में होता है, जो इसका रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा वो, ठीक है। तो अब जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कुछ पॉइंट देखो। सबसे पहला एक वर्ड आता है यहाँ पे, इसको और करके ऐसा लिख सकते हैं नॉर्मल टू प्लेन। जो प्लेन होता है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आता है। अच्छा, अब प्लेन का मतलब क्या होता है वो समझ। नॉर्मल का मतलब सभी को समझ में आता है, परपेंडिकुलर टू प्लेन बोलते हैं। प्लेन का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। प्लेन का मतलब होता है दो एक्सिस, जैसे एक्स वाई हो सकता है, वाई जेड हो सकता है, या जेड एक्स हो सकता है। ऐसा दो एक्सिस होगा, इसको हम प्लेन बोलते हैं। जैसे मान लो ये जो व्हाइट बोर्ड है ये दो प्लेन से मिलकर बना हुआ है, ये वाला एक्स एक्सिस और ये वाला वाई एक्सिस। तो इसको हम क्या बोलेंगे, व्हाइट बोर्ड को हम कैसा बोलते हैं, प्लेनर फिगर है, ये प्लेन है, ठीक है। और इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या हो गया, या तो आगे या फिर अंदर। तो अगर मैं इसको x मानूं और इसको y मानूं, तो यहाँ पे जो z है ये z इज परपेंडिकुलर टू x एंड y। इसको तो हम बोल देते हैं ना सीधा, दे ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। अब उसको हम लोग यहां से भी देख सकते हैं। ये जो हमारा होता है ये वाला पार्ट, ये थंब, ये वाला फिंगर और ये फिंगर, इसका नाम थंब होता है, इसका फोर फिंगर और इसका सेंटर फिंगर, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, देख सकते हो। ये दोनों भी 90 डिग्री पे, ये दोनों भी 90, और सारा ये और ये वाला भी 90 डिग्री होता है। तो ये भी हम बोल सकते हैं दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आपस में तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर में होते हैं। अब क्या होता है कि इस चैप्टर में जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारा रूल है, मतलब चैप्टर 4, 5 और 6 ए क्रॉस बी निकालने का कम से कम 5 से 6 रूल है, ठीक है। तो हमें 2 रूल पता रखना है और उसके हेल्प से हम सारे रूल को इग्नोर करके भी सारा टॉपिक का आंसर सही से लिख सकते हैं। लेकिन उस 1 से 2 रूल जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसको अच्छे से आना चाहिए। तो पहला हम लोग इसमें पढ़ते हैं राइट हैंड, जो पहला रूल है वो है राइट हैंड स्क्रू रूल, ठीक है, राइट हैंड स्क्रू रूल।
अब स्क्रू कहने का मतलब समझ में आता है सभी को, स्क्रू देखते हैं ना हम लोग, जैसे कोई इसमें जैसे स्क्रू का मतलब सबको समझ में आता है, अभी इसका हिंदी क्या होता है क्या बोलते हैं ये पता नहीं। स्क्रू कहने का मतलब होता है जैसे मान लो यहाँ पे होल है तो इसके अंदर अगर इसको ऐसे क्लॉकवाइज हम रोटेट करते हैं तो अंदर जाता है, अगर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे उसको तो वो बाहर आएगा। ये चीज समझ है। राइट हैंड कहने का मतलब अपने राइट हैंड का यूज करके करना है, ठीक है। और स्क्रू का मतलब समझा दिया हूँ मैं। तो किसी भी दो वेक्टर का अगर मुझे क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा तो पहला तरीका जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अभी वो क्या है, राइट हैंड स्क्रू रूल, ठीक है। और दूसरा पढ़ेंगे राइट हैंड पाम रूल। तो ये पॉइंट सब लिख लो, इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल। अब देखो यहाँ पे जैसे हमें A क्रॉस B है और इसका रिजल्टेंट बताना है, तो कैसे बताएंगे ये समझते हैं। मैग्नीट्यूड तो हम निकाल ही सकते हैं ए बी साइन थीटा से, हमें A क्रॉस B का डायरेक्शन फाइंड आउट करके बताना है। तो मान लेते हैं ये A वेक्टर है और ये B वेक्टर, दिस इज B वेक्टर एंड दिस इज A वेक्टर। इनके बीच का जो एंगल है वो मान लेते हैं थीटा। हमें A क्रॉस B करके इसका रिजल्ट बताना है। तो हम याद रखेंगे कुछ पॉइंट, जैसे यहाँ पे देखें ये जो A क्रॉस B लिखा हुआ है, इस A क्रॉस B का मतलब पहले ध्यान रखें, ये जो A क्रॉस B है, इस A क्रॉस B में A होता है फर्स्ट वेक्टर, जो पहले लिखा होगा वही होगा फर्स्ट वेक्टर, और जो क्रॉस के बाद होता है वो होता है सेकेंड वेक्टर। ये चीज ध्यान रखना है, जो पहला वेक्टर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट वेक्टर, और इसको बोलते हैं सेकंड वेक्टर, क्योंकि इससे भी आंसर चेंज हो जाएगा। अगर हम B क्रॉस A करेंगे तो आंसर डिफरेंट आएगा। तो जो पहले लिखा होता है, क्रॉस से जो पहले होता है वो क्या होता है, फर्स्ट वेक्टर, और जो क्रॉस के बाद होता है वो क्या होता है, सेकंड वेक्टर। ये ध्यान रखना है। अब राइट हैंड स्क्रू रूल के बारे में हम पढ़ रहे थे, ये देखना है राइट हैंड स्क्रू रूल। इसमें कहता क्या है कि जो हमारा स्क्रू होता है उसको हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे प्लेस कर दें। कैसे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे परपेंडिकुलर, मान लो ये स्क्रू है हमारा, ठीक है, और इसको हम कहाँ पे प्लेस करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ A एंड B। हमारा A वेक्टर ऐसा कुछ है और B वेक्टर ऐसा कुछ है। तो इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये वाला पॉइंट है। इस वाले पॉइंट पे हम राइट हैंड से स्क्रू को परपेंडिकुलर टू A एंड B प्लेन, A और B जो प्लेन है, प्लेन कहने का मतलब ये बोर्ड मान लो जिसपे A B रखा हुआ है, इस A B के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट पे हम राइट हैंड से स्क्रू को ले जाए यहाँ, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है, समझो ये वाला A वेक्टर है और ये वाला B है। हम देखेंगे पहले फर्स्ट वेक्टर को, फर्स्ट वेक्टर कहाँ पे, यहाँ पे है, और सेकेंड वेक्टर कहाँ पे, यहाँ पे। तो हम फर्स्ट वेक्टर से सेकेंड वेक्टर की ओर जाएं स्मॉलर एंगल के साथ। देखो ये वाला स्मॉलर एंगल है और ये भी एंगल बनता है। तो यहाँ पे कोई लोग बोल सकते हैं कि सर हम ऐसे भी तो घूम सकते हैं। हमें कैसे घूमना है, स्मॉलर एंगल के साथ। अभी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, उससे सारा क्लियर हो जाएगा। हमें सबसे पहला पॉइंट क्या करना है, A और B को आइडेंटिफाई कर लेना है, और वो फिगर में कुछ ऐसा दिख गया हमें। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वेक्टर से सेकेंड वेक्टर की ओर जाएंगे। कैसे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे स्क्रू को रख के, ठीक है। अब बताओ A से B जाना है तो मुझे इधर घूमना होगा ऐसे, और ऐसे खुलने से स्क्रू किधर आता। अगर मान लो ये स्क्रू है और इसको मैं ऐसे करके रोटेट करता तो ये बाहर की तरफ आता। बाहर की तरफ आने का मतलब इसका जो रिजल्टेंट होगा वो किधर होगा, आउटवर्ड होगा। समझ में आ रहा है। A क्रॉस B अगर मैं करूं तो A क्रॉस B कैसे करना है, हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हम स्क्रू को ले जाएंगे और हम A से फर्स्ट वेक्टर से सेकेंड वेक्टर की ओर आएंगे। कैसे आना है हमें, तो हम उस तरह से आएंगे जिधर हमें स्मॉलर एंगल मिले। स्मॉलर एंगल कहने का मतलब एक तो एंगल ये है, दूसरा एंगल ये बड़ा वाला हो सकता है। कोई कहे हम A से B ऐसे घूम के जाए, तो ऐसे नहीं जाना है। हमें कैसे जाना है, A पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे स्क्रू को रखें और उसके बाद छोटे A वेक्टर से B वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर से सेकेंड वेक्टर की ओर जाना है छोटे वाले एंगल से। तो कैसे जाएंगे, ऐसे।
और ऐसे जाएंगे तो स्क्रू क्या होगा, बाहर आता हुआ होगा। ऐसे स्क्रू को करते हैं तो क्या होता है, बाहर को निकलता है, बाहर को निकलता है मतलब डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड होगा। ठीक है, तो ये चीज को समझना है। अब जैसे मान लो कोई यहाँ पे बोले ये ए है और ये बी है और हमें बी क्रॉस ए निकाल के बताना है। ठीक है, तो फिर से वही हम करेंगे, ए और बी के इंटरसेक्शन पॉइंट पे स्क्रू को ले जाएंगे, मतलब यहाँ पे ले जाना है और दोनों के बीच का एंगल थीटा है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्स्ट वेक्टर क्या है, बी है, और सेकेंड वेक्टर क्या है, ये। रूल क्या कहता है, राइट हैंड स्क्रू रूल, कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ जो वेक्टर है इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस पॉइंट पे स्क्रू को ले जाएं और उसके बाद हमें फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की ओर आना है विद स्मॉलर एंगल। स्मॉलर एंगल मतलब ये वाला एंगल, बी से ए की तरफ जाए। तो देखो मैं स्क्रू को कैसे रोटेट करूंगा, ऐसे ऐसे कहने का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज अगर मैं रोटेट करूंगा स्क्रू को तो स्क्रू कहाँ जाता है, अंदर जाएगा, मतलब आंसर क्या होगा इसका, इनवर्ट होगा। ठीक है, कितने लोग को ये समझ में आया ये बताओ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है हमें कि ए क्रॉस बी हो या बी क्रॉस ए, जो पहले है वो कौन सा वेक्टर है, फर्स्ट, और जो बाद में है वो क्या है, सेकंड वेक्टर। और कैसे हमें करना है, तो हम वैसे करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे स्क्रू को लगाएंगे और फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की ओर आएंगे, प्रोवाइडेड स्मॉलर एंगल। स्मॉलर एंगल मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जैसे देखो बी से ए है तो अंदर गया, और अंदर को हम क्या बोलते हैं, इनवर्ड, और आउटवर्ड को क्या बोलते हैं, बाहर। अब इसके लिए कुछ हम डिनोशन भी रखते हैं आउटवर्ड और इनवर्ड के लिए, वो क्या होता है समझते हैं। जैसे मान लो कोई वेक्टर है, तो वेक्टर के पास दो चीज होता है। ठीक है, क्या क्या होता है देखते हैं। एक तो क्या होगा, हेड होगा उसके पास, और दूसरा टेल होता है। कोई एरो को देखे होंगे सभी लोग, आगे ऐसा होता है और पीछे ऐसा कुछ होता है। तो अगर ये देखो, अगर ये एरो अंदर जा रहा होगा, अगर ये एरो अंदर जाएगा तो हमें पीछे से कैसा दिखेगा, क्रॉस दिखेगा। तो इनवर्ड के लिए डायरेक्शन क्या होता है, क्रॉस। अगर आउटवर्ड आ रहा है, कोई एरो हमारे पास आ रहा है, तो पास आ रहा है तो सिर्फ पॉइंटर दिखेगा, और पॉइंट कैसा होगा, डॉट दिखेगा बस। तो आउटवर्ड के लिए कैसा होगा, सर्कल, सर्कल के अंदर डॉट। इनवर्ड के लिए क्रॉस होता है अंदर में। इसको एक और तरीके से हम समझ सकते हैं, जैसे ट्रेन का जो लास्ट वाला बॉगी होता है उसके अंत में देखे होगे ऐसा एक्स बना होता है, और वो ट्रेन दूर जाता हुआ दिखता है, तो आउट इनवर्ड के लिए एक्स होता है और आउटवर्ड के लिए डॉट। चूंकि ये फिगर में हम बना नहीं सकते हैं ना, इसलिए बाहर को क्या करेंगे, आउटवर्ड में डॉट, और अंदर के लिए क्रॉस। ये चीज को ध्यान रखेंगे। तो इसका ये जो पॉइंट मैं बोला हूं इसको लिखवा दे रहा हूं। पहले तो ये फिगर हम बना ले। अब देखो यहां से हमने बात किया था ए क्रॉस बी का, तो ए क्रॉस बी का अगर मैं मैग्नीट्यूड सिर्फ लिखूं तो क्या होता, ए बी साइन थीटा। और डायरेक्शन तो हमने बताया ही यहाँ पे, अगर बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड देखते तो क्या लिखते हम, बी ए साइन थीटा। सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, तो बी ए साइन थीटा लिखो या ए बी साइन थीटा लिखो, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है। बट अगर हम डायरेक्शन देखें तो इसके लिए आउटवर्ड है, तो इसके लिए क्या है, इनवर्ड है। तो ये चीज को ध्यान रखना है कि ए क्रॉस बी लिखें या बी क्रॉस ए लिखें, जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो सेम होगा, बट डायरेक्शन आपस में अपोजिट होगा। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस ए। दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, बट डायरेक्शन देख रहे हो, यहां से आउटवर्ड है, यहां से इनवर्ड, तो डायरेक्शन फर्क पड़ता है, एक आगे है तो दूसरा पीछे होगा। ठीक है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। तो इसलिए जो क्रॉस से पहले होता है उसको फर्स्ट वेक्टर बोलते हैं, और जो क्रॉस के बाद होता है उसको सेकंड वेक्टर बोलते हैं। तो इस फिगर को पहले कॉपी में बना लो, और उसके बाद हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पे हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल का।
हालांकि डेफिनेशन याद नहीं रखना है, बस हमें समझना है कि किसी भी क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए तो कैसे कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे इसमें पुट राइट हैंड स्क्रू at the point of intersection of vectors, at the point of intersection of vectors। राइट हैंड से स्क्रू को पकड़ के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वेक्टर पे रखेंगे, such that screw is perpendicular to plane। अब ये बात ध्यान रखना है, परपेंडिकुलर टू प्लेन होना चाहिए स्क्रू, परपेंडिकुलर टू प्लेन। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि मान लो ये पॉइंटर है, मैं यहाँ पे स्क्रू को ऐसे रखूं, तो ऐसे रोटेट करने का कोई फायदा नहीं, परपेंडिकुलर टू प्लेन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ से हम ऐसे कर रहे हैं, ये भी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे कैसा होना चाहिए, सच दैट स्क्रू इज परपेंडिकुलर टू प्लेन। और प्लेन का मतलब बता दिया हूँ, दो वेक्टर एक प्लेन में रहते हैं और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारा आंसर आता है, चाहे वो आउटवर्ड है चाहे इनवर्ड है या कैसा भी हो। तो हम स्क्रू को कैसे पकड़ेंगे, परपेंडिकुलर टू प्लेन, एंड टर्न द स्क्रू, हम स्क्रू को घुमाते हैं। कैसे टर्न करना होता है, फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर, पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की ओर, फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकेंड वेक्टर वाया स्मॉलर एंगल, स्मॉलर एंगल के थ्रू घुमाना है। कहां से कहां, फर्स्ट वेक्टर से सेकेंड वेक्टर की ओर, फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकेंड वेक्टर वाया स्मॉलर एंगल। इसके बाद द मूवमेंट ऑफ राइट हैंड स्क्रू will give direction of cross product, will give direction of क्रॉस प्रोडक्ट। ये चीज को हम ध्यान रखें कि हम स्क्रू को उस तरीके से घुमाएंगे कि हमें स्क्रू को ले जाना है फर्स्ट वेक्टर से सेकेंड वेक्टर की ओर वाया स्मॉलर एंगल। ठीक है, स्मॉलर एंगल का मतलब मैं समझा दिया हूं। और मूवमेंट ऑफ राइट हैंड स्क्रू विल गिव डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, या तो स्क्रू अंदर जाएगा या फिर स्क्रू बाहर आएगा, क्योंकि हम स्क्रू को परपेंडिकुलर टू प्लेन लगाएं। अब प्लेन में स्क्रू को लगा के रोटेट करो, क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो अंदर जाएगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो बाहर आएगा, बाहर आएगा मतलब आउटवर्ड, अगर अंदर जाएगा तो मतलब इनवर्ड। तो ये चीज ध्यान रखना है। दूसरा, फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की ओर आना है, फर्स्ट वेक्टर से सेकंड। देखो अगर इसमें फर्स्ट कौन है, बी, और बी से ए की ओर है, मतलब अंदर, ये कैसा होगा, क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज मतलब इनवर्ड। तो ये चीज को हम ध्यान रखेंगे, इसको लिखो कॉपी में। इन दोनों का डायरेक्शन बताओ, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन क्या होगा। पहले वाले का और दूसरे वाले का, ठीक है। देखो अब यहां से फिर से मैं स्टेप डिस्कस कर रहा हूं, जिन लोगों को नहीं आया हो समझ सकते हैं। हमें क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो इसको मैं पढ़ के समझाता हूं। पुट राइट हैंड स्क्रू एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वेक्टर। मान लो ये स्क्रू है, इसको मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे रख दिया, सच दैट स्क्रू इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये परपेंडिकुलर हो गया। एंड टर्न द स्क्रू फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर वाया स्मॉलर एंगल। पहला वेक्टर यहाँ पे क्या है, ए, और ए से बी की ओर जाएंगे, तो टर्न कैसे करना होगा, क्लॉकवाइज।
और क्लॉकवाइज करेंगे तो जो स्क्रू होगा वो कहाँ जाएगा, इनवर्ड। अब इनवर्ड को शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, इनवर्ड मतलब क्रॉस, और वो कैसा, गोला सर्कल के अंदर क्रॉस बनाते हैं तो वो इनवर्ड हो जाता है। अब मैं बी क्रॉस ए का बात करूं तो बी क्रॉस ए बाहर आएगा, और बाहर आने का मतलब आउटवर्ड हो जाएगा, और आउटवर्ड के लिए क्या होता है, डॉट। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। ये सारा तो बेसिक है। एक और रूल हम लोग को पढ़ना है, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अभी कुछ इसके आगे का देखते हैं। अभी आगे का पढ़ेंगे एक टॉपिक और, बहुत लंबा चैप्टर है, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा तुम लोग को। ठीक है, बोला तुम भी, नोट्स लिख लिया तुम, सुने, हाँ सुने 150 पन्ना लिखा। अरे खबर देने वाले बहुत कोई है भाई। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट, क्या, अरे एक लोग थोड़े नहीं, और भी लोग हैं बताने वाले, और भी लोग हैं बता जबरदस्ती, तुम ही तो बोले थे कि लिखना पड़ेगा सारा नोट, बहुत दिन से लिखे नहीं हो। चलो बताया है मतलब, अरे वो नहीं बताइए, कोई और बताए। देखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, ये वाला चैप्टर है, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट मैं बताता हूं। जैसे क्या हुआ था, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था ओरेस्टेड, ठीक है, इन्होंने बहुत बड़ा बात बताया था। जो क्या होता है समझते हैं, जैसे मान लो एक सर्किट है, ठीक है, इस सर्किट में एक स्विच लगा हुआ था, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक बैटरी लगा हुआ था, और ये कुछ ऐसा, और यहाँ पे एक कंपास है। कंपास का मतलब समझ में आता ही है सभी को, जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वगैरह बताता है वो, ठीक है। तो क्या हुआ था, ओरेस्टेड जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया था, एक इलेक्ट्रिक सर्किट सेटअप किया था घर पे या लैब में, और उसमें क्या कराया था, करंट फ्लो कराया था। जैसे ही करंट फ्लो हुआ और इसके पास में कंपास को लाया गया, तो कंपास को लाने से क्या हुआ, इसका नाम होता है ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। जैसे ही इसमें करंट फ्लो करा के कंपास को पास में लाया उन्होंने, तो देखा डिफ्लेक्शन हो रहा था। जब इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा था, मतलब स्विच क्या था, ऑफ था, तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं था। जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया तो कंपास में डिफ्लेक्शन हुआ। तो उनको लगा ऐसा कि कहीं हो ना हो, करंट फ्लोइंग कंडक्टर में, करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड होता है या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। तो उन्होंने क्या किया, इस बैटरी के टर्मिनल को बदल दिया। बैटरी के टर्मिनल को जैसे ही बदला, उन्होंने देखा जो कंपास है उसका भी डिफ्लेक्शन बदल गया। तो इससे क्या पता चला कि जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो आते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर के पास। जैसे कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके पास में हम मैग्नेटिक फील्ड कंपास को ले जाएंगे तो उसमें क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। क्यों होता है डिफ्लेक्शन, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी आता है। तो वही हम पढ़ने वाले हैं आगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, या फिर चैप्टर का नाम ही देखेंगे मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। उसका मतलब चार्ज यहाँ पे मूव कर रहा है करंट के फ्लो होने के कारण से, तो वहां पे मैग्नेट का इफेक्ट आता है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी के लिए एक छोटा सा टॉपिक लिख लो इसमें, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, पहला पॉइंट होता है, व्हेन अ मैग्नेटिक कंपास when a magnetic compass is brought near a conductor, near a current carrying conductor, near a current carrying conductor, then there is
डिफ्लेक्शन इन कंपास। जब करंट कैरिंग कंडक्टर के पास में मैग्नेटिक कंपास को लाया गया था तो इस कंपास में डिफ्लेक्शन हुआ था, और यही डिफ्लेक्शन क्या बताया, दिस शो द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और ये जो साइंटिस्ट ने कराया था उनका नाम था ओरेस्टेड, तो उन्हीं के नाम पे पड़ गया ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। हालांकि इसको डिटेल में लिखवा सकता हूँ लेकिन कभी पूछता नहीं है, ये तुम लोग को खुद से समझ में आ गया होगा। सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा तो कंपास 0 पे होगा, जब सर्किट में करंट फ्लो होगा तो कंपास में डिफ्लेक्शन आएगा। अगर मैं बैटरी के टर्मिनल को बदल दूंगा तो कंपास में डिफ्लेक्शन अपोजिट हो जाएगा। तो ये सारा ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट था, तो मैं बस सीधा पॉइंट में लिखवा दिया हूँ। When a magnetic compass is brought near a current carrying conductor, वहां पे डिफ्लेक्शन होगा कंपास में, और यही क्या शो करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको लिख लो, इससे आगे कल पढ़ेंगे बायोट-सावर्ट लॉ।